आज का जो हमारा टॉपिक है वो परचेज है। ठीक है, परचेज यानी खरीदना, क्रय। देखो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। किसी भी वस्तु, माल अथवा सेवा के बेचने के उद्देश्य से खरीद को क्रय कहा जाता है। यानी जिस वस्तु, माल और संपत्ति या सेवा किसी को भी अगर हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं तो वो हमारी परचेज कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल निर्माणी व्यवसाय में कच्चे माल का क्रय कर उसके परिवर्तित रूप को बेचना होता है। निर्माणी मैंने आपको बताया था, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो निर्माणी व्यवसाय में कच्चे माल का क्रय कर, तो उसके लिए परचेज क्या है? कच्चा माल, रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं। ठीक है, और उसका परिवर्तित रूप यानी उसे बनाकर फिर सेल करते हैं। ठीक है, बेचना होता है। जबकि व्यापार में माल जैसा खरीदा जाता है वैसा ही बेचा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग जो बिजनेस होता है जिसमें उसमें माल जैसा खरीदा जाता है उसे आगे वैसा ही सेल कर दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण, मशीनों के विक्रेताओं के लिए मशीन का क्रय तथा मशीन के उत्पादक के लिए कच्चा लोहा एवं अन्य सामग्री का क्रय क्रय कहा जाता है। यानी जो मशीनें खरीदते और मशीनें बेचते हैं उनके लिए मशीनों का खरीदना मशीन का क्रय माना जाएगा, माल का क्रय माना जाएगा। ठीक है, वहीं जो मशीन बनाते हैं उनके लिए कच्चा माल जैसे लोहा हो गया या अन्य कोई भी सामग्री जो उस मशीन को बनाने में लगती है, जो भी मटेरियल लगता है वो सब उनके लिए माल कहलाएगा, माल का क्रय कहलाएगा। देखो सबका, मैंने जैसे आपको बताया था कि सबका अपना अपना, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है तो वो बनाता है तो उसके लिए माल कुछ और है, कोई ट्रेडर है तो उसके लिए माल कुछ और हो गया। ठीक है, क्रय कहा जाता है। क्रय का उद्देश्य बिक्री का लाभार्जन होना चाहिए, अन्यथा वह क्रय की श्रेणी में नहीं आएगा। देखो एक एग्जाम्पल और है, साइकिल के व्यापारी द्वारा साइकिल का क्रय क्रय माना जाएगा, किंतु साइकिल के व्यापारी द्वारा व्यापार में स्थायी उपयोग हेतु फर्नीचर का क्रय संपत्ति का क्रय माना जाता है। देखो इसमें ये बताया गया कि मान लो एक साइकिल का व्यापारी है तो उसके द्वारा साइकिल, यानी जिनका उसका बिजनेस है, साइकिल के व्यापारी का बिजनेस साइकिल का है, तो अगर वो साइकिल का क्रय करते तो वो क्रय माना जाएगा। उसके अलावा अगर वो अपने ऑफिस या फैक्ट्री किसी के लिए भी मान लो फर्नीचर, पंखे वगैरह या कोई भी चीज अगर सेल करते, अदर कोई भी चीज, तो वो संपत्ति का क्रय माना जाएगा, संपत्ति की परचेज मानी जाएगी। ठीक है, क्रय में काउंट नहीं होगा वो, हमें क्रय में वो चीज काउंट करनी है, यानी हमारा माल जिसे हम खरीद ही बेचने के लिए रहे हो वो हमारी परचेज कहलाएगी। कि बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल हमारा परचेज कहलाता है। ठीक है, समस्त क्रय का पूर्ण ब्यौरा रखना परमावश्यक है क्योंकि इसके विक्रय पर ही लाभ अथवा हानि की गणना संभव है। तो समस्त क्रय, जैसा कि आपको पता है कि टैली में हम स्टॉक मेंटेन करते, तो आप जितना भी माल खरीद रहे हैं उसका, इसमें कहने का मतलब ये है कि उसकी एंट्रीज आपको टाइम टू टाइम सही तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि परचेज और सेल की एंट्री के बेस पर ही प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल। तो देखो सेल्स क्या होती है कि बेचने के उद्देश्य से क्रय किए गए माल की लागत में लाभ जोड़कर दूसरे पक्ष को हस्तांतरण करना। यानी जो माल आपने बेचने के उद्देश्य से खरीदा है उस माल में अपना लाभ, अपना प्रॉफिट जोड़ के आगे बेच देना, यानी दूसरे पक्ष को बेच देना, सेल कहलाती है। ठीक है, ठीक उसी तरह विक्रय नगद, उधार, देशीय, अंतरराष्ट्रीय हो सकता है। आपको पता है कि माल बेचने के दो तरीके, या तो नगद में बिकेगा या उधार में बिकेगा, और सेल नेशनल इंटरनेशनल दोनों बेस पे हो जाती है। ठीक है, विक्रय से तात्पर्य माल के विक्रय से है, संपत्ति का विक्रय विक्रय नहीं माना जाता। इसमें भी वही चीज है कि विक्रय, सेल में आप उस चीज को काउंट करेंगे, वो चीज जो आपने बेचने के उद्देश्य से खरीदी है। ठीक है, आप उसको बेच रहे हैं तो वो आपका माल है। वहीं अगर आप अपनी संपत्ति का सेल करते हैं तो वो आपकी क्रय नहीं, वो आपकी संपत्ति की सेल मानी जाएगी, यानी संपत्ति का विक्रय माना जाएगा। और परचेज और सेल में ये चीज भी है कि जो बेचने के उद्देश्य से जो आप माल खरीद रहे हैं वो आपकी परचेज है, और बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल में अपना प्रॉफिट जोड़कर दूसरे पक्ष को दे देना आपकी सेल कहलाती है। ठीक है, इनके अलावा अगर आप वो यूज के लिए अगर मान लो संपत्ति खरीदते हैं तो वो आपकी संपत्ति का क्रय माना जाएगा, और अगर आप उसी संपत्ति को बेच देते हैं किसी भी कारणवश तो वो आपका सेल संपत्ति की सेल कहलाएगी, उसको हम विक्रय में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो परचेज सेल में किसी का कोई क्वेश्चन है?
परचेज सेल के टॉपिक में। काफी सिंपल से क्वेश्चन है। देखो परचेज सेल और डेटर्स क्रेडिटर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारे मतलब इनकम एक्सपेंसेस है, ये टॉपिक है, इनकी एंट्रीज ज्यादा होती हैं। क्योंकि वो ये कि अगर हम किसी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ये मेंटेन रखना पड़ता है कि आपने कितना स्टॉक खरीदा है या कितना सेल हो गया है। ठीक है, तो वो एंट्री आपको इसी तरह से करनी है। ये थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी जब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, वरना कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने पढ़ा था परचेज और सेल। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, यानी क्रय वापसी। परचेज का मतलब आपको पता है कि खरीदना, ठीक है, और परचेज रिटर्न का मतलब होता है खरीदा हुआ माल वापस करना किसी भी रीजन से। देखो, व्यवसायी द्वारा क्रय किए गए कुल माल में से आंशिक भाग पूर्तिकर्ता को किन्हीं कारणों पूर्ति अधिक होना, कुछ माल का घटिया किस्म का होना, आदेश अनुसार ना होना से वापस लौटाना क्रय वापसी कहा जाता है। देखो परचेज रिटर्न क्या होता है कि हमारे द्वारा खरीदा हुआ माल, खरीदे हुए माल में से कुछ आंशिक भाग यानी कुछ थोड़ा माल हमारा वापस कर देना किसी भी कारण से, कि माल हमने जितना ऑर्डर दिया था कि हमें इतने पीस की, उससे एक्स्ट्रा आ गया, या उसमें कुछ माल खराब हो गया, या हमने जो जिस ब्रांड की चीज मंगाई थी या हमने जो प्रोडक्ट बोला था वो प्रोडक्ट ना आके कोई और चीज आ गई है। ठीक है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। परचेज रिटर्न होती है कि खरीदा हुआ माल किसी भी रीजन से वापस करना हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है। ठीक है, तो कुल क्रय में से क्रय वापसी घटाकर ही शुद्ध क्रय ज्ञात किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली आपने कितने का माल खरीदा है ये जानने के लिए आपने जितना माल खरीदा है और जितना वापस कर दिया है, मतलब जितना माल आपने खरीदा है उसमें से जितना आपने माल वापस कर दिया उसको लेस कर दोगे तो आपकी टोटल परचेज आ जाएगी कि आपने एग्जैक्टली कितने अमाउंट की परचेज की है। ठीक है, क्योंकि जब हम पहले एंट्री करेंगे तो हम एक बार परचेज की एंट्री कर लेंगे, ठीक है, एक अमाउंट के साथ कि मान लीजिए मैंने 5,000 का माल खरीद लिया, अब उसमें से मान लीजिए कि 2,000 का मैं किसी भी रीजन से वापस कर रही हूँ, तो फिर मैं एक परचेज रिटर्न की भी एंट्री करूंगी ताकि वो जो अकाउंट है वो मेंटेन हो सके। कि अगर मैंने 2,000 का माल वापस कर दिया तो वहां जाकर मैं उसे एडिट नहीं कर सकती हूँ अमाउंट को, कि मैंने जो 5,000 का था अब मैं वहां जाके उसे एंट्री को एडिट करके 5 को 3 कर दूं, नहीं, उसके लिए मुझे एक और एंट्री करनी होगी परचेज रिटर्न की। वहां जहां मैंने एंट्री करते टाइम परचेज के अकाउंट को डेबिट किया था मैं परचेज रिटर्न को डेबिट कर दूंगी। ठीक है, तो इस एंट्री से क्या होगा कि जो 2,000 है वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपने टोटल कितने अमाउंट की क्रय की है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो परचेज है उसमें से परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे आप, तो आपकी जो टोटल परचेज है वो आ जाएगी। मैम इसकी एंट्री एंट्री क्या होगी वैसे? परचेज रिटर्न की नहीं मैम, जो आप ये बोल रहे थे ना कि 2,000 रुपीज रिटर्न कर दिए तो। हाँ देखो, इसके लिए पहले परचेज की एंट्री आना जरूरी है। परचेज रिटर्न की एंट्री बाद में होती है, पहले परचेज की एंट्री होती है। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी कैश में है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर आपने हाँ मैम, उधार लिया है तो परचेज तो उसका अकाउंट नाम डेबिट, आ जाएगा नीचे। हाँ पर्सनल अकाउंट। वही रिटर्न करते टाइम हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर देते हैं। परचेज की कंडीशन में क्या होता है कि माल व्यापार में आता है इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है, लेकिन परचेज रिटर्न की कंडीशन में माल व्यापार से बाहर जाता है इसलिए हम उसे क्रेडिट कर देते हैं और व्यक्ति के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बाकी जब हम एंट्री करेंगे तो आपको परचेज की एंट्री अगर एक बार आ जाएगी तो परचेज रिटर्न की अपने आप समझ में आ जाएगी। क्लियर मैम। नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न। सेम चीज है, सेल्स रिटर्न की हमने किसी को बेचा और वो बिका हुआ माल हमारे कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, तो उसके पास भी कोई भी रीजन हो सकता है कि माल खराब हो गया या जैसा उन्हें चाहिए था वैसे नहीं मिला, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो हमारी सेल्स रिटर्न कहलाती है। बिका हुआ माल वापस आना सेल्स रिटर्न और खरीदा हुआ माल वापस करना परचेज रिटर्न। ठीक है, और शुद्ध सेल यानी शुद्ध विक्रय के लिए वही सेम चीज है कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी टोटल सेल्स कितनी है। ठीक है, तो सेल्स परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कोई भी डाउट है इनमें से? अगर एंट्रीज का है तो एंट्रीज हम आगे करेंगे तो आपको वो क्लियर होंगे। एक्सरसाइज है वो मैं आपसे करवाऊंगी खुद, तो आपको आ जाएगी। बाकी अगर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगी। हेलो मैम, हाँ, सेल रिटर्न का एक बार रिपीट करना।
कौन सा, सेल्स? यस मैम। सेल्स या सेल्स रिटर्न? मैम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है बेचा हुआ माल। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरी एक शॉप है, ठीक है, मान लो मैंने किसी होलसेल से माल खरीदा, ठीक है, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, मेरी परचेज कहलाएगी, माल खरीदना परचेज, ठीक है। मान लीजिए मैंने 10,000 के माल का ही ऑर्डर दिया था, ठीक है, 1,000 का माल एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो अब मैं उस खरीदे हुए माल को अगर वापस वो होलसेल की शॉप जिससे मैंने लिया था उन्हें मैं वापस करूंगी, तो वो मेरी परचेज रिटर्न कहलाएगी, ठीक है। वहीं मेरे पास कोई कस्टमर आया, मान लीजिए मैंने उसको 500 रुपए का माल सेल कर दिया। अब किसी भी रीजन से मान लीजिए कोई डिफेक्टेड पीस सेल हो गया, अब वो अगर वापस उस मेरे द्वारा बेचा हुआ माल अगर मेरे पास वापस आ जाता है तो वो मेरी सेल्स रिटर्न कहलाएगी। सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि खरीदा हुआ माल वापस आप कर रहे हो तो आपकी परचेज रिटर्न है, और बेचा हुआ माल अगर आपके पास आ रहा है तो वो आपकी सेल्स रिटर्न कहलाती है। जैसा कि टॉपिक से ही मीन समझ में आता है, परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी और सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी। ओके मैम, थैंक यू। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टॉक का। जो हमारा गुड्स होता है, हमारा माल होता है, उसी से हमारा स्टॉक क्रिएट होता है। एक निश्चित समय पर व्यवसाय के पास उपलब्ध माल को स्टॉक या रहतिये के नाम से जाना जाता है। स्टॉक को हम हिंदी में रहतिये के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो, एक निश्चित समय पर, तो ये जो जहाँ पे निश्चित समय आता है ये फाइनेंशियल ईयर के बारे में बोला जाता है कि एक निश्चित समय पर। देखो स्टॉक के दो पार्ट है, एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो व्यापारिक वर्ष के पहले दिन यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बताया था, तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? अप्रैल से लेकर मार्च। हाँ, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि व्यापारिक वर्ष के पहले दिन यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके पहले दिन हमारे पास जो माल बचा हुआ होता है, जो हमारा स्टॉक होता है, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। देखो, यदि व्यवसाय पुराना हो यानी आपका बिजनेस अगर पहले से चल रहा है, जैसे अभी 21 चल रहा है, अगर मेरा बिजनेस 18-19 से चल रहा है, ठीक है, अगर गत वर्ष के अंतिम रहतिये को स्वतः ही चालू वर्ष का प्रारंभिक रहतिया मान लिया जाता है। देखो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों क्या है, एक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उस पर डिपेंड। जैसे क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, 31 मार्च को यानी जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा होता है तब लास्ट दिन हमारे पास जो स्टॉक बच जाता है बिना बिका हुआ माल हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। यानी हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जैसे आप जानते हो कि एक शॉप में जितना भी स्टॉक जितना भी माल हो वो साल भर में सेल हो जाए ये नहीं हो पाता है। तो उस टाइम में जितने का माल रह जाता है, माल से मतलब उस कितने का माल है वो अमाउंट, कि मान लीजिए 50,000 का माल बचा हुआ है या 10 का बचा हुआ है, 20,000 का बचा हुआ है, हमें ये नहीं दिखाना होता कि क्या क्या बचा हुआ है, कितने का माल बचा हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारा बिना बिका हुआ माल, ठीक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और 1 अप्रैल को वही क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। समझ रहे हो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि हमारे जब ईयर खत्म होने वाला होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट दिन बिना बिका हुआ माल हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और वही क्लोजिंग स्टॉक जब हमारा फर्स्ट डे होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर नया शुरू होता है, 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, जो हमारे पास हमारा माल होता है वो ही हमारा स्टॉक कहलाता है। जब कोई नया बिजनेस होता है, यानी मान लीजिए आपने शुरू ही इस साल से बिजनेस किया है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा और आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि स्टॉक क्या होता है, आपका माल होता है। मान लीजिए आपने बिजनेस ही इसी साल से शुरू किया है, तो स्टॉक कहाँ से आएगा? जब कोई नया व्यवसाय शुरू होता है, जिस साल से शुरू होता है, तो उस दिन उसका कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको बताया कि बिना बिका हुआ माल जो पिछले वर्ष का बचा हुआ होता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। जब व्यवसाय अगर इसी साल से शुरू हो रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक तो हो ही नहीं सकता। और ओपनिंग स्टॉक भी क्या होता है, जो हमारा लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो इस ईयर का ओपनिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई खास गणना नहीं करनी पड़ती। अगर आपका व्यवसाय पहले से चल रहा है तो आपको ओपनिंग स्टॉक के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका पिछले साल का क्लोजिंग है वही आप इस साल का ओपनिंग दिखा देंगे, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, जो हमारा माल होता है वही हमारा स्टॉक कहलाता है। हमारे माल को ही स्टॉक कहते हैं।
और वो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है। जो 1 अप्रैल को ओपनिंग होगा वो 31 मार्च को क्लोजिंग 31 मार्च को जो क्लोजिंग होगा वो 1 अप्रैल को ओपनिंग हो जाता है। ठीक है, तो स्टॉक के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड्स। जैसे अभी हमने स्टॉक पढ़ा था, अभी माल। ठीक है, व्यवसायी द्वारा जिस वस्तु को विक्रय करने के उद्देश्य से क्रय किया जाता है, कि कंपनी के ओनर द्वारा जिस भी गुड्स को बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है वो हमारा गुड्स कहलाता है, हमारी माल कहलाता है। ठीक है, मशीनों के व्यापारी के लिए मशीनें माल है, क्योंकि वे मशीनों का लेन देन करता है, जबकि यही मशीन व्यापारी अपने व्यवसाय के उपयोगार्थ फर्नीचर खरीदता है तो यह फर्नीचर माल नहीं होगा, क्योंकि ये क्रय का उद्देश्य बिक्री न होकर व्यवसाय में उपयोग है। देखो इसका मतलब क्या है कि व्यवसायी द्वारा जिस वस्तु को, जैसा कि अभी हमने परचेज में पढ़ा था कि बेचने के उद्देश्य से जो हम खरीदेंगे, जो वस्तु हम खरीदेंगे वो हमारा माल कहलाएगा। ठीक है, वही मशीन का व्यापारी अगर अपने उपयोग के लिए कोई फर्नीचर खरीदता है या अदर कोई भी चीज संपत्ति खरीदता है तो वो हमारा गुड्स नहीं कहलाएगा, वो हमारी संपत्ति कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसको खरीदने का उद्देश्य बेचना नहीं होकर उपयोग करना है। जिस चीज को हम उपयोग के लिए खरीदते हैं वो हमारा माल नहीं होता है। हमारा माल वो होता है जिसे हम बेचने के उद्देश्य से ही खरीदते हैं। ठीक है, वही अगर जैसे कोई फर्नीचर का विक्रेता है, ठीक है, मान लो फर्नीचर खरीदता है, बेचता है, ठीक है, तो फर्नीचर का है तो अगर वो फर्नीचर खरीदता है तो वो उसके लिए माल होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो अदर कोई चीज खरीदता है तो वो उसे बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदेगा, वो उसको उपयोग के लिए, यूज के लिए खरीदेगा, तो वो उसकी संपत्ति कहलाएगी, माल नहीं। माल हमारे लिए वो होगा जिसको खरीदकर हमें बेचना है दूसरे को, यानी एज इट इज, जैसे ट्रेडिंग बिजनेस की हमने खरीदा और सामने वाले को बेच दिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सकल लाभ। शुद्ध विक्रय से प्राप्त राशि को बेचे गए माल की लागत पर आधिक्य होना सकल लाभ कहलाता है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि शुद्ध विक्रय से प्राप्त राशि, यानी हमें हमारे माल को बेचने से जो हमें राशि प्राप्त हुई है, जो हमारा अमाउंट प्राप्त हुआ है, वो हमारे उस प्रोडक्ट पर लगी हुई लागत से अधिक हो। यानी कोई माल, किसी माल पे हमारी लागत कितनी लगी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई फोन 10,000 का खरीदा है। ठीक है, तो मैंने जो फोन 10,000 का खरीदा है तो 10,000 मेरी क्या हो गई, मेरी लागत हो गई उसमें। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और रियलाइजेबल वैल्यू हो गई, बुक वैल्यू हो गई, सेम वही चीज है लागत। ठीक है, मान लीजिए मैंने फोन 10,000 का खरीदा तो वो मेरे लिए क्या हो गई, लागत। अब उसको उससे अधिक में बेचना, ठीक है, मान लीजिए 10,000 का फोन मैंने 12,000 में सेल कर दिया, तो मेरा क्या है, माल की जो लागत है उससे अधिक विक्रय की राशि होनी चाहिए। यानी कि उस प्रोडक्ट पे जितना मेरा पैसा लगा है उससे अधिक में वो सेल हो, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा ना। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट 10 में खरीदा और 10 में ही बेच दिया तो मुझे क्या फायदा हुआ कि जितना मैंने लगाया था बस उतना मेरे पास आ गया। प्रॉफिट क्या होता है कि आप जिस माल को खरीद रहे हैं उसमें आपकी पहले लागत आए, प्लस उसमें आपका प्रॉफिट ऐड हो, और फिर उस अमाउंट के साथ अगर वो प्रोडक्ट सेल होता है तो आपका प्रॉफिट होता है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यही होता है कि शुद्ध विक्रय से प्राप्त राशि, यानी शुद्ध विक्रय कि आपने जितना माल बेचा है उसकी लागत से अधिक होना चाहिए अमाउंट। ठीक है, अब उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आपकी जो लागत है, यानी आप लागत और आपको जो जितना प्राप्त हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस में से अगर आप रियलाइजेबल वैल्यू को लेस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल लिख रखा है, शुद्ध बिक्री की राशि माइनस विकृत माल की लागत, कि आपने माल कितने में बेचा है माइनस आपकी लागत कितनी लगी है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आपने कितने का खरीदा था, आपको कितने का पड़ा है और आपने कितने में बेचा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज आपने 10,000 में खरीद ली है, ठीक है, 12 में आपने बेच दी है, तो 2,000 का आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट टॉपिक में कोई भी डाउट है अभी पूछ लीजिए, फिर स्लाइड आगे चलती है, प्रैक्टिकल शुरू होंगे तो फिर ये चीजें रिपीट नहीं हो पाएंगी।
ठीक है। ओके, तो समझ आ गया है। तो बताइए कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? मैम ओपनिंग स्टॉक वही बन जाता है जो 1 अप्रैल के बाद जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होता है, या फिर कोई नया माल खरीदा जाए वो। और क्लोजिंग? क्लोजिंग जो 31 मार्च के बाद जो बचा हुआ होता है। 31 मार्च तक, यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है तब तक हमारा बिना बिका हुआ माल जो होता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है, यस आपने मैम। सही आंसर दिया है। ठीक है, और परचेज क्या होती है? परचेज खरीदना होता है मैम, कोई भी। परचेज का मतलब खरीदना होता है, वो आपका सही है। आपने परचेज का मुझे हिंदी अनुवाद बताया। जैसे मैंने आपसे पूछा परचेज, आपने परचेज का मतलब खरीदना बताया था। कि मान लीजिए मेरी शॉप है, फोन की शॉप है, ठीक है, फोन खरीदना बेचना मेरा फोन का ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है। वहां अगर मैं अपने ऑफिस में अपनी शॉप में अगर एसी लगवाती हूँ, तो क्या मेरा जो एसी खरीदना है वो परचेज होगा, परचेज में काउंट होगा? ओके, तो आपको शायद याद होगा, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही परचेज का टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था। देखो फिर से देख लेते हैं एक बार। कि किसी भी वस्तु माल अथवा सेवा के बेचने के उद्देश्य से खरीद को क्रय माना जाता है। अगर आप वो माल आप जो बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे सिर्फ वही हमारी परचेज कहलाएगी। बाकी अगर आप कोई और चीज खरीदेंगे वो आपकी संपत्ति कहलाएगी। जैसा कि मेरा आपसे क्वेश्चन था कि मेरी फोन की शॉप है और मैं उसमें एसी लगवा रही हूँ, तो एसी मेरे लिए माल नहीं है। क्योंकि मैं उसे बेचने के उद्देश्य से नहीं, उपयोग के उद्देश्य से खरीद रही हूँ कि मुझे एसी का यूज करना है, उसकी सेल नहीं करनी है। तो आपको परचेज आपके लिए क्या है? जिसको आप खरीद ही बेचने के लिए रहे हो वो आपका परचेज कहलाएगा। जिसको आप उपयोग के लिए खरीद रहे हो वो आपकी संपत्ति, क्रय वो भी होगा क्योंकि क्रय का मतलब ही खरीदना होता है। लेकिन क्रय में हम सिर्फ उन्हें काउंट करेंगे जिन्हें हम बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं। बाकी अगर आप और कुछ खरीदते हैं तो वो आपका संपत्ति का क्रय कहलाएगा। जैसा कि मेरा आपसे क्वेश्चन था, तो आपका आंसर होना चाहिए था कि वो आपकी संपत्ति का क्रय कहलाएगा, ना कि परचेज, ना कि क्रय। ठीक है, वहीं अगर मैं फोन खरीदती हूँ तो वो मेरे लिए क्रय होगा क्योंकि मेरी शॉप ही फोन की है। मेरे लिए फोन क्या है? मेरे लिए फोन मेरा स्टॉक है, मेरा माल है। वहीं अगर मान लीजिए किसी का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का है, जैसे कि एसी, कूलर, टीवी, फ्रीज, एलईडी वगैरह, वो यही सेल करते हैं, तो उनके लिए एसी का खरीदना स्टॉक कहलाएगा, उनका माल कहलाएगा। और वहीं अगर वो फोन खरीदते हैं तो उनके लिए वो क्या कहलाएगी? उनकी संपत्ति, ना कि स्टॉक। यूज करने के लिए। यूज करने के लिए, जो चीज हम यूज करने के लिए खरीदते हैं वो हमारी संपत्ति कहलाती है। और जिसे हम बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे वो परचेज कहलाएगी। और बेचने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु माल कहलाती है। यही अभी हमने पढ़ा था, परचेज और गुड्स में सेम चीज है कि बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल परचेज कहलाती है, और बेचने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु, यहाँ पे वस्तु इसलिए दिया गया है क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना माल हो सकता है, क्योंकि बिजनेस के अकॉर्डिंग माल डिसाइड होता है ना। कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का अगर किसी का बिजनेस है तो उसके लिए अदर चीजें माल कहलाएंगी। किसी का फोन का है तो उसके लिए अदर, किसी की मेडिकल स्टोर है तो उसके लिए अदर। ठीक है, ओके मैम। ये तो नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बताया नहीं था। निर्धारित समय अवधि में होने वाली आय कि उसी अवधि के समस्त व्ययों पर आदिक को शुद्ध लाभ कहा जाता है। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा विक्रय और लागत के बीच का जो हमारा प्रॉफिट होता है वो बताता है, लेकिन नेट प्रॉफिट से मतलब है कि निर्धारित समयावधि यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी कितनी तो इनकम हुई है और कितने एक्सपेंस हुए हैं, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस सभी इंक्लूड करके। ठीक है, तो निर्धारित समय अवधि में होने वाली आय कि उसी अवधि के समस्त व्ययों पर आधिक्य होना लाभ कहलाता है। कि आपकी आय आपके एक्सपेंसेस पे, यानी आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से अगर ज्यादा है तो आपके शुद्ध लाभ कहलाएगा। वहीं अगर आपके एक्सपेंसेस अधिक है और आपकी इनकम कम है तो वो आपकी शुद्ध हानि कहलाएगी।
ठीक है, एक बहुत बहुत बेसिक सी चीज है ये, कुछ ऐसा नहीं है जिसे समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम आए। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है कि आपके किसी प्रोडक्ट पे कितने पैसे लगे, कितनी लागत लगी, उससे अधिक में आप उसे बेच देते हैं तो आपका शुद्ध लाभ कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी सकल लाभ। वही नेट प्रॉफिट एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे एक साल में आपकी इनकम अधिक और आपके एक्सपेंसेस कम है तो वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, वहीं अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और आपकी इनकम कम है तो आपका नेट लॉस कहलाएगा। तो देखो, एक बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें होती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके लाभ ज्यादा हो रहे हैं या एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कभी कभी बिजनेस लॉस में चलता है, आपकी हानि अधिक हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए लोन वगैरह ज्यादा ले लिया आपने और प्रोडक्ट अच्छे मतलब स्टॉक खरीद के रख रखा है बट वो सेल नहीं हो रहा है तो वो हानि होती है। सिर्फ प्रोडक्ट को खरीद लेना, स्टॉक को खरीद लेना आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ाता है। अच्छे अमाउंट में सेल होना आपका प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो तभी मिलेगा ना। अब मान लीजिए आपने स्टॉक खरीद लिया है तो आपके पास से तो पैसे चले गए, आपके पास माल आ गया, बदले में माल आ गया, लेकिन आपका प्रॉफिट कब होता है? जब आप उसमें अपना लाभ ऐड करके और उसे बेचते हैं। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट होता है। तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अगर आपको इनमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा विक्रय के बीच में और लागत के बीच, लागत विक्रय यानी सेल मान लीजिए कि सेल करने से जो हमारा जो प्रॉफिट बनता है प्रोडक्ट का, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर में सारे इनकम में से सारे एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं, तब हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, अगर इनकम अधिक है तो आपका नेट प्रॉफिट है और एक्सपेंस अधिक है तो आपका नेट लॉस है। ठीक है, तो कोई डाउट है पूछ लीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मैंने मान लीजिए 10,000 का माल खरीदा है। ठीक है, उसमें से 2,000 का माल मैंने वापस कर दिया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि मेरी परचेज कितनी है, परचेज रिटर्न कितनी है और टोटल परचेज कितनी है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैंने 10,000 का माल खरीदा। ठीक है, 10,000 का माल में से मैंने 2,000 का माल वापस कर दिया है। ठीक है, सिर्फ इतना सा है कि 10,000 का माल खरीदा और 2,000 का वापस कर दिया। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मैंने परचेज कितने की, मेरी परचेज रिटर्न क्या है और मेरी टोटल परचेज कितनी है। 3 चीजें बतानी है आपको, बताइए। मैम परचेज रिटर्न 2000 एंड परचेज हो गई 8000। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। एंट्री नहीं बतानी है आपको, आपको सिर्फ बताना है कि परचेज कितनी है, परचेज रिटर्न कितनी है और टोटल परचेज कितनी है। हाँ मैम, परचेज तो हो गई 8000 और परचेज रिटर्न हो गई 2000 और टोटल तो 10,000। और कोई आंसर दिए? क्योंकि ये प्रैक्टिकल का बेस है, अगर आपको बेस ही अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। और फिर क्वेश्चनिंग करने में क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ कहते तो है ही नहीं ना, आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि आप सिर्फ डाउट बताइए, क्लियर मैं करूंगी। ओके, ठीक है, मैं समझा देती हूँ एक बार क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहा है तो आप सबको। देखो, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने 10,000 का माल खरीदा। ठीक है, और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था कि परचेज कितनी है। तो मैंने माल खरीदा 10,000 का तो मेरी परचेज कहलाएगी 10,000। ठीक है, आप सभी ने ऑलमोस्ट एक जैसा आंसर दिया है, जैसे कॉपी पेस्ट हुआ हो। मैंने आपसे पूछा था परचेज, परचेज क्या कहलाती है हमारी, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल हमारी परचेज कहलाती है। तो मैंने आपको कहा था कि मैंने 10,000 का माल खरीदा तो मेरी परचेज कहलाएगी 10,000 की। फिर मैंने आपको कहा कि मैंने 2,000 का माल वापस कर दिया तो मेरी परचेज रिटर्न क्या होगी, 2,000 की। और मैंने आपको फिर लास्ट मेरा क्वेश्चन था कि टोटल परचेज, तो टोटल परचेज क्या होती है, शुद्ध क्रय। तो मैंने आपको शुद्ध क्रय निकालने का फॉर्मूला समझाया था कि आपने कितने का माल खरीदा है में से कितना आपने वापस कर दिया, आप लेस कर दोगे तो आपकी टोटल परचेज आ जाएगी।
ठीक है, एक बार देखो वापस से मैं आपको थ्योरी शो करती हूँ। देखिए समस्त क्रय का, क्योंकि इसके एक सेकंड, हाँ इसमें है, हाँ कुल क्रय में से क्रय वापसी घटाकर ही शुद्ध क्रय ज्ञात किया जाता है। शुद्ध क्रय क्या होता है? टोटल परचेज। तो टोटल परचेज निकालने का तरीका क्या था? कुल क्रय की, कुल माल कितने का खरीदा गया है? 10,000 का। क्रय वापसी कितने की हुई है? 2,000 की। तो शुद्ध क्रय कितने का बचा? आपने आंसर सही दिया था, बट आपने क्या किया था कि जो परचेज का अमाउंट था वो टोटल परचेज में लिख दिया था, और जो टोटल परचेज का था वो परचेज का बच गया था। तो ये कंफ्यूजन तो तभी है ना जब कुछ डाउट रह गया है। तो अभी भी मैं वापस से बोल रही हूँ कि अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। कल के जो टॉपिक्स थे, जैसे इनकम एक्सपेंस का टॉपिक था, उसमें कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। मैम कल के टॉपिक में से अगर कोई एग्जाम्पल पूछ लेते तो सही रहता सभी को। हाँ ओके। अच्छा एक बात बताइए कि इंटरेस्ट पेड, ठीक है, यानी इंटरेस्ट देना मेरे लिए क्या होगा? मेरा इनकम होगा या एक्सपेंस होगी? और इनकम एक्सपेंस अगर आप बताते हैं तो उसमें मुझे ये भी बताइएगा कि कौन सा इनकम और कौन सा एक्सपेंस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इंटरेस्ट पेड यानी मैं किसी को इंटरेस्ट का भुगतान कर रही हूँ, इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या होगा? इनकम या एक्सपेंस? अगर एक्सपेंस तो कौन सा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अगर इनकम तो कौन सी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा मैम, और अगर वापस आएंगे पैसे तो वो इनकम कहलाएगी। नहीं, आप सिर्फ बस इतना बता दीजिए मुझे कि वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, और कोई आंसर देंगे? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार, अगर कोई भी डाउट है तो। इंटरेस्ट का पूछा है मैंने कि इंटरेस्ट पेड यानी मैं इंटरेस्ट का भुगतान कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है? मेरी इनकम है या मेरा एक्सपेंस है? और इनकम है तो कौन सी इनकम है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? एक्सपेंस है तो कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्योंकि लास्ट क्लास में ही हमने ये पढ़ा था और मैंने क्लास स्टार्ट होते ही बोला था कि अगर कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर डाउट नहीं है तो फिर आप सब आंसर दीजिए। कंटिन्यू करिए मैम, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो जैसा मेरा आपसे क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट पेड, देखो पहली चीज तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम भी है और एक्सपेंस भी है। अगर वो हमें मिलता है यानी इंटरेस्ट अगर प्राप्त होता है, इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए हमारी इनकम कहलाएगी, और इंटरेस्ट पेड हमारे लिए हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे लिए एक्सपेंस क्या है, हमारे पास से अगर पैसे जा रहे हैं हमारा एक्सपेंस है, और पैसे आ रहे हैं तो हमारे लिए हमारी वो इनकम हो जाती है। ठीक है, अब ये डिपेंड, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन सी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे बिजनेस से कनेक्टेड, हमारे स्टॉक के सेल से स्टॉक से कनेक्टेड जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। बाकी अदर तरीके से जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो इनडायरेक्ट कहलाएंगे। तो हमारा जो इंटरेस्ट पेड है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। इंटरेस्ट पेड हमारे लिए हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, और इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। ओके, एक क्वेश्चन और है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो हमें पे करना है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस होगा मैम। कौन सा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस होगा मैम। कौन सा एक्सपेंस होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैम। ओके, और कोई आंसर देंगे? यस मैम, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गई। अच्छा, तो आप बताइए कि डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे होगा? मैम क्योंकि जो बिजली का बिल पे कर रहे हैं हम वो यूज करते हैं। आप मुझे बताइए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये होगा कि जो बिजनेस से कनेक्टेड जो एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल इनडायरेक्ट है। आप
आपके स्टॉक से कनेक्टेड, आपके माल से कनेक्टेड। यस मैम। और मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया था। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। आप एक बार वो वीडियो देख लेना, सर आपको शेयर करेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। अब आप में से अगर किसी का कोई डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर तो पूछ लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में? जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे स्टॉक से कनेक्टेड हो। मान लीजिए अगर हमारे यहाँ माल बनता है, ठीक है, और जो हमारी मशीनें हैं वो बिजली से ही चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन वही बिल अगर आप ऑफिस का या अदर चीजों के लिए अदर जगह का पे कर रहे हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही कहलाएगा। स्टॉक से कनेक्टेड आपकी इनकम और एक्सपेंस आपकी डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस कहलाएंगे।